इस कंप्रेसर को किसी ऐसी जगह नहीं रखना कि जहां किसी दूसरी मशीन का धुआं या कार्बन मोनोऑक्साइड इस कंप्रेसर की डायरेक्शन में आए। मिसाल के तौर पर इस कंप्रेसर के अराउंड कोई और मशीनरी इस तरह की है कि जिससे धुआं निकल रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड के चांसेस हों, तो उस मशीन की के धुआं की डायरेक्शन इस कंप्रेसर की तरफ ना हो, या इस कंप्रेसर की लोकेशन चेंज कर लेंगे या उस मशीन को बंद कर लेंगे, उसकी लोकेशन चेंज कर लेंगे। क्योंकि इस कंप्रेसर ने एटमॉस्फेयर से हवा को अपने अंदर लेके उसी को कंप्रेस करके आगे भेजना है, जिससे सैंड ब्लास्टर्स सांस लेंगे। इस हवा में किसी भी किस्म की कंटेमिनेशन आगे सैंड ब्लास्टर्स के लिए सांस लेने में ख़तरनाक साबित हो सकती है। जब भी आप सैंड ब्लास्टिंग के इक्विपमेंट्स के सेटअप की इंस्पेक्शन करें तो उसको कंप्रेसर से स्टार्ट करें। ये समझ लें इस सारे सेटअप की जड़ है, यहीं से आपकी इंस्पेक्शन स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से हवा कंप्रेस होती है और आगे चलती जाती है और सैंड ब्लास्टर्स के हुड तक जाती है। अब कंप्रेसर से आगे चलते जाते हैं, जहां कंप्रेसर के आउटलेट्स हैं, जहां हवा कंप्रेस होके आगे चलना शुरू हो जाती है, यहां जॉइंट्स जो बनेंगे इनको अच्छी तरह से चेक करना चाहिए। कुछ कंप्रेसर्स में इस तरह का जॉइंट बनता है, इस तरह के कुछ नट बोल्ट्स आपको लगे हुए मिलेंगे। ये लूज़ नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से टाइट हों। और कंप्रेस एयर के होजेज़ के अंदर आपको बहुत सारे जॉइंट्स मिलेंगे। जहाँ भी ये जॉइंट्स हों वहाँ इस तरह की एक सेफ्टी प्रोटेक्शन ज़रूर होनी चाहिए। इस तरह की वायर लगी होनी चाहिए। इसको विप लैश भी कहते हैं, विप चेक भी कहते हैं और विप अरेस्टर भी कहते हैं। इसका इन जॉइंट्स के ऊपर होना मस्ट है। ये विप अरेस्टर लगा हो और अपनी सही पोजीशन के अंदर होना चाहिए। ये दोनों जॉइंट्स के इतने करीब ना हो, जिस तरह से ये पोजीशन आपको नज़र आ रही है, तो इसका मकसद फ़ेल हो जाएगा। ये इन जॉइंट से थोड़ा पीछे करके, इस तरह से करके ये लूज़ हो जाता है और फिर इसको खींच के थोड़ा पीछे लेके जाएं, ताकि जिस मकसद के लिए इसको लगाया गया है वो इसको कवर करे। इसका मकसद और फ़ायदा ये होता है कि अगर ये जॉइंट खुल जाए तो चूँकि ये बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हवा होती है, इस सूरत में ये पाइप एक बड़ी फोर्स के साथ रिलीज़ हो सकता है और आसपास खड़े किसी इंसान या किसी और चीज़ को हिट कर सकता है। फिर इस पाइप को पकड़ के आगे चलते जाएं। पाइपलाइनों में ये चीज़ आपने नहीं देखी होगी, लेकिन इस तरह से जहाँ बड़ा सेटअप का आपको मिलेगा, इसके आगे इस कंप्रेसर से आगे जो हवा निकलेगी वो एक और इक्विपमेंट में जाएगी। जैसे ये पाइप पकड़ के हवा आ रही है और इस इक्विपमेंट में दाखिल हो रही है। इस इक्विपमेंट को मॉइस्चर सेपरेटर कहते हैं। अब इसके साथ आके जो जॉइंट बन रहा है ये भी देखें, उसी तरह से इसके साथ भी विप लैश, विप अरेस्टर लगा हुआ है। ये जो इक्विपमेंट है, जैसे इसके नाम से ही ज़ाहिर है, मॉइस्चर सेपरेटर, ये हवा से मॉइस्चर यानी नमी को अलग करता है, सेपरेट करता है। कंप्रेसर चूँकि आम एटमॉस्फेयर से ही हवा अपने अंदर लेता है और कंप्रेस करके आगे छोड़ता है, तो हमारी हवा में भी नमी होती है। उस नमी को अलग करना ज़रूरी होता है। हवा को, जो हवा सैंड ब्लास्टिंग के लिए इस्तेमाल होनी होती है, ये क्वालिटी के हवाले से पॉइंट है, उस हवा के अंदर नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई खुश्क एयर होनी चाहिए। उस मकसद के लिए कंप्रेसर के बाद ये इक्विपमेंट आता है। कंप्रेसर से होती हुई हवा इस इक्विपमेंट में आती है। यहाँ हवा से सारी नमी साफ़ की जाती है। जो पानी उसके अंदर होगा उसको इस हवा से अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। जैसे ये यहाँ आपको ये नज़र आ रहा है कि जो पानी हवा से अलग हो रहा है वो इस टूटी से बाहर आ रहा है और उसको फिर हवा में ज़ाया किया जा रहा है। इस इक्विपमेंट की भी थर्ड पार्टी होनी चाहिए और इसका स्टिकर, इसका सर्टिफिकेट थर्ड पार्टी वैलिड होना चाहिए। इस इक्विपमेंट की ग्राउंडिंग भी प्रॉपरली लगी हुई होनी चाहिए। इस इक्विपमेंट से हवा नमी को अलग करते हुए फिर आगे पाइप में जाएगी और उस पाइप से होती हुई हवा एक और इक्विपमेंट में जाएगी। जैसे ये आपको बड़ी टंकी नज़र आ रही है, इसको ब्लास्टिंग टैंक भी कहते हैं, ब्लास्ट पॉट भी कहते हैं और ब्लास्टिंग मशीन भी कहते हैं। अब हवा इस इक्विपमेंट से होती हुई
इस टंकी में जाती है, जहाँ इस टंकी में पहले से वो मटेरियल मौजूद होता है जिसको हमने सैंड ब्लास्टिंग के लिए इस्तेमाल करना होता है। जैसे आपने पिछली वीडियो में सुर्ख रंग की रेत देखी थी, गार्नेट आपने जो देखी थी, वो पहले से इस टंकी के अंदर मौजूद है। अब जो हवा पीछे कंप्रेसर से होती हुई चलती हुई आ रही है, वो हवा इस रेत को अपने साथ लेके मज़ीद आगे जाएगी और सैंड ब्लास्टिंग के लिए ये हवा और रेत इस्तेमाल होंगी। इस इक्विपमेंट से हवा वाला पाइप जाता हुआ ये यहाँ आके पहुँचता है। पहले इस छोटी टंकी में आता है, यहाँ से फिर हवा प्रोसेस होती हुई मज़ीद आगे जाती है इस बड़ी टंकी में। इस बड़ी टंकी के नीचे आपको पाइप जाते हुए नज़र आ रहे होंगे। यहाँ से इस टैंक में मौजूद रेत नीचे गिरती जाएगी और इधर से ये जो पाइप हवा वाले आ रहे हैं, पीछे से चलते हुए आ रहे हैं काले पाइप, इनके अंदर हवा है। वो हवा इस गिरती हुई रेत को अपने साथ लेके आगे जाती जाएगी और सीधी सैंड ब्लास्टिंग वाली नोज़ल से बाहर जाएगी। ये चूँकि बड़े साइज़ के इक्विपमेंट से हैं, इस टैंकी के अंदर सैंड ब्लास्टिंग मटेरियल को डालने के लिए इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी हाइट भी अच्छी खासी है। टेली हैंडलर या जिसको आप लोग फोर्कलिफ्ट भी कहते हैं, उसकी मदद से इस टैंक के अंदर सैंड ब्लास्टिंग मटेरियल डाला जाता है। इस दौरान इक्विपमेंट सेफ्टी को भी आपने फॉलो करना है, जो इक्विपमेंट वाले चैप्टर में हम लोग डिटेल के साथ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वही सारी प्रिकॉशंस यहाँ भी अप्लाई करनी हैं। जब तक ये इक्विपमेंट यूज़ होता, इसके साथ रेगुलर ट्रेंड फ्लैगमैन होना चाहिए। एक बंदा इस टंकी के ऊपर जाता है और यहाँ वर्क एट हाइट भी इन्वॉल्व हो जाता है, लिहाजा फॉल प्रोटेक्शन को भी इस्तेमाल करना है। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, फुल बॉडी हार्नेस पहना हुआ है और ग्राउंड लेवल से ही ये उसको हुक करके ऊपर जाएगा। ये जो सैंड ब्लास्टिंग मटेरियल इस टंकी के अंदर डाला जा रहा है, ये इस टंकी में स्टोर रहेगा और थोड़ी थोड़ी मिकदार में इस टंकी के नीचे से बाहर आता जाएगा। जो प्रेशराइज्ड हवा पीछे कंप्रेसर से चली आ रही है, वो इस गिरती हुई रेत को, इस ग्रिट को अपने साथ लेके जाएगी और आगे उसी से सैंड ब्लास्टिंग होगी। ये जो टैंक आपको नज़र आ रहा है, इसका थर्ड पार्टी स्टिकर भी वैलिड होना चाहिए, सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए और इसकी चेकलिस्ट भी होनी चाहिए। इसके नीचे चूँकि टायर हैं, लिहाजा कंप्रेसर की तरह इसके टायरों के नीचे भी चोक्स लगे होने चाहिए ताकि इसकी मूवमेंट को रोका जा सके। कंप्रेसर से निकलने वाली हवा दो रास्ते पकड़ के आगे जाती है, दो अलग अलग रास्ते। एक हवा वो है जो इस तरह के बड़े काले पाइपों के अंदर जाती है और साथ साथ रेत या जो भी सैंड ब्लास्टिंग का मटेरियल है उसको लेके जाती है। जैसे आपने पीछे देखा कि टैंक जिसमें मटेरियल डाला हुआ है, उससे वो मटेरियल नीचे आता है और साथ हवा उसको लेके आगे जाती है। तो ये काले बड़े होजीज़, इनके अंदर हवा भी आ रही है, चल रही है और साथ में सैंड ब्लास्टिंग का मटेरियल भी चलता हुआ आगे जा रहा है। अब एक तो ये हवा का रास्ता है और दूसरा हवा का रास्ता जो अलग हो जाता है पीछे से ही, वो सीधा उस लाइन में जाएगा जिससे आगे सैंड ब्लास्टर्स सांस लेंगे और जो हवा ब्लास्टिंग हुड तक जाएगी। पहले हम हवा की एक लाइन को देख लेते हैं, दूसरी लाइन को बाद में डिस्कस करेंगे। अब जो हवा का रास्ता इस टैंक से आगे जा रहा है अपने साथ ब्लास्टिंग मटेरियल को लेके, अब इस पाइप को पकड़ के आगे चलते हैं। इस पाइप के साथ आपको दो केबल्स भी नज़र आएंगी। एक ग्राउंडिंग की केबल चलेगी जिसका एक सिरा आपको इस टैंक के पास ही नज़र आएगा और जितने भी यहाँ से ब्लास्टिंग वाले होज़ आगे जाएंगे, उनमें से हर होज़ के साथ एक ग्राउंडिंग केबल उसके साथ चिपकी हुई आगे एंड तक जाएगी और उसका जो दूसरा सिरा इस टैंक के पास होगा, इस सिरे के साथ ग्राउंडिंग राड लगा के ज़मीन में गाड़ेंगे और इस ग्राउंडिंग केबल का दूसरा सिरा आगे आखिर तक जाके जो सैंड ब्लास्टिंग की नोज़ल है उसके साथ अच्छी तरह से कनेक्ट होगा। नोज़ल का अगला सिरा लोहे का होता है और उसी के साथ हमने ग्राउंडिंग
की तार का सिरा टच करना होता है। दूसरी जो इलेक्ट्रिकल केबल इस ब्लास्टिंग होज के साथ साथ चलती हुई वो भी आगे नोज़ल तक जाती है और वो इस कंप्रेसर से, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से चली है, यहाँ से उसने करंट लिया है। ये बहुत ही थोड़ा करंट होता है। इसको उसी वक्त यहाँ प्लग करें जब आगे सैंड ब्लास्टिंग करनी हो। जब सैंड ब्लास्टिंग ख़त्म हो जाए तो एकदम से इसको अनप्लग कर देना चाहिए ताकि आगे गलती से भी कहीं बटन दब के प्रेशराइज्ड ब्लास्टिंग मटेरियल बाहर ना आ जाए। यहाँ से ये केबल चलती है कंप्रेसर से और फिर आगे यहाँ से होती हुई सैंड ब्लास्टिंग होज के साथ साथ एंड तक जाती है। और वहाँ जो ऑन ऑफ करने के लिए जो बटन है, जो हम ग्राइंडर वाले चैप्टर में डेड मैन स्विच पढ़ चुके हैं, इस बटन के अंदर भी वही हुसूसियात होनी चाहिए। डेड मैन स्विच होना चाहिए कि जब इससे ह्यूमन एफर्ट हट जाए तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। ये वाला जो बटन है ये सेफ्टी लॉक है, इसको दबाए बगैर आप ऊपर से इसको प्रेस नहीं कर सकते। पहले इस सेफ्टी लॉक बटन को आप दबा के ऊपर से प्रेस करेंगे तो ही ये चलना शुरू होगा और सैंड ब्लास्टिंग स्टार्ट होगी। कंप्रेसर से लेके आगे जो भी जॉइंट्स आएंगे रास्ते में, वहाँ हर जॉइंट के ऊपर इस तरह से जो व्हिप्लैश आपने देखा ये भी होगा। और इसके अलावा कुछ जॉइंट्स इस तरह से बनेंगे, जैसे ये वाला जॉइंट आपको नज़र आ रहा है, इसको गौर से देख लें। इस तरह के जॉइंट को शिकागो फिटिंग्स या ट्विस्ट लॉक कहा जाता है, क्योंकि इन जॉइंट्स को बनाने के लिए, इन दो होज के सिरों को जोड़ने के लिए इस लॉक को ट्विस्ट किया जाता है तो ही ये लॉक बनता है, ये जॉइंट बनता है। इस तरह के जॉइंट्स में दोनों तरफ एक सुराख होता है जहाँ एक पिन डाली जाती है, इस तरह की पिन, इसको काटर पिन भी कहते हैं। और यहाँ इस पिन की जगह आरामको में भी अलाउड है कि आप वायर भी डाल सकते हैं, जो इस तरह की बारीक वायर लोहे की वो भी आप डाल सकते हैं, वो भी अलाउड है। बल्कि इस काटर पिन से ज़्यादा ये वायर सेफ़ है, ये जल्दी बाहर नहीं आती जब तक आप इसको खुद नहीं निकालेंगे। जबकि काटर पिन जैसे ये आप देखें एकदम से बाहर आ सकती है बड़ी आसानी के साथ। अक्सर ये हमारी साइट पर ये खुद ही गिर जाती हैं, खुद ही बाहर आ जाती हैं। सैंड ब्लास्टिंग के दौरान चूँकि बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ हवा आ रही है और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात, ये हवा अपने साथ जो सैंड ब्लास्टिंग का मटेरियल लेके आ रही है, जैसे आपने पिछली वीडियो में सैंड ब्लास्टिंग होते हुए देखी थी, ये जो सैंड ब्लास्टिंग का मटेरियल, जो रेत, जो ज़र्रात इतनी ज़्यादा प्रेशर के साथ, हवा के साथ निकल रहे हैं इस नोज़ल से, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं कि आपने खुद ही देखा कि ये लोहे की सतह से ज़ंग को उड़ा के रख देते हैं। बल्कि अगर इनको एक ही जगह पे लगातार मारा जाए तो ये लोहे की सरफेस को भी बिल्कुल रगड़ रगड़ के ख़त्म कर देते हैं, पतला कर देते हैं। इसलिए ये जो सैंड ब्लास्टिंग की होज़ेज़ की नोज़ल होती है, ये किसी भी इंसान की तरफ इसकी डायरेक्शन नहीं करनी। जिस मकसद के लिए इन होज़ेज़ को इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ उसी इक्विपमेंट, उसी सरफेस के ऊपर इनको उस पोजीशन में रखना चाहिए और इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा किसी भी और डायरेक्शन में या किसी भी इक्विपमेंट या इंसान की तरफ मोड़ कर इसको नहीं चलाना चाहिए।